नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो जैसा कि दोस्तों चैनल पर हमारी 4000 प्लस MCQ सीरीज चल रही थी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड की, जो कि सभी ITI टेक्नीशियन एग्जाम चाहे इसरो हो, DRDO हो या फिर बार्क, तो सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो अगर आप भी दोस्तों तैयारी कर रहे हैं ITI कॉम्पिटिटिव एग्जाम की और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के स्टूडेंट है तो आगे इस वीडियो को देखते रहिएगा। इसके पहले की वीडियो अगर आपने दोस्तों नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगी, तो आप उनको जरूर से देखिएगा। उसके आगे के दोस्तों क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों कुछ हम प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुए हैं उनके MCQ डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ कुछ इंपोर्टेंट MCQ भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों हम सिंपल टू मॉडरेट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मतलब कि मॉडरेट क्वेश्चन को हम थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल दोस्तों एग्जाम में ऐसे ही मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे अपडेट मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा डायोड है जो कि अपनी VI कैरेक्टरिस्टिक में नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करता है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहला दिया गया है पिन डायोड। तो क्या पिन डायोड होता है? तो दोस्तों जो पिन डायोड होता है वो हम एज अ फोटो डिटेक्टर के रूप में काम में लेते हैं। अगर आप सभी लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है तो रिसीविंग एंड पे जो हम फोटो डिटेक्टर यूज करते हैं तो वहाँ पे हम पिन डायोड का यूज करते हैं, तो ये नहीं होगा। उसके बाद वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर डायोड, यानी बैरेक्टर डायोड को दिया गया है, तो दोस्तों बैरेक्टर डायोड भी नहीं होता है। और नेक्स्ट दिया गया है टनल डायोड। तो जी हाँ दोस्तों, टनल डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें निगेटिव रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। अब एक नज़र हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे डाल लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा वोल्टेज V और ये है यहाँ पे करंट I। अब देखिए जब हम अपने टनल डायोड में वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, मान लीजिए ये 0 वोल्ट है यहाँ पे, तो जैसे ही हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो करंट हमारा इंक्रीज होता जाता है। एक पॉइंट पर आके वो फिर रुक जाता है। मान लीजिए इस पॉइंट तक इंक्रीज हुआ, तो इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं? इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं पीक पॉइंट, ठीक है। और अब आगे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं तो फिर करंट हमारा घटता जाता है, और घटता कहाँ तक है? एक फिक्स पॉइंट तक। अब इस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं हम वैली पॉइंट, ठीक है। तो वैली पॉइंट पर जो वोल्टेज मिल रहा है इसको बोल रहे हैं वैली वोल्टेज यानी VV, और वैली पॉइंट पर जो हमें करंट देखने को मिल रहा है इसको बोल रहे हैं हम वैली करंट यानी IB। अब देखिए अगर हम आगे वोल्टेज इंक्रीज करते जाएं तो इस टाइम हमारा जो टनल डायोड है वो एक नॉर्मल डायोड की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। तो जो पीक पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे पीक पॉइंट और वैली पॉइंट, तो पीक पॉइंट और वैली पॉइंट के बीच में जो रीजन है, इसी रीजन में जो हमारा टनल डायोड है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप सभी लोग इसको ध्यान से समझिएगा। तो ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि LED में जो कलर होता है, आप सभी ने देखा होगा लाल कलर की LED होती है, हरे कलर की होती है, नीले पीले, तो अलग अलग कलर की LED हो सकती है यहाँ पे। तो वो कलर किस पे डिपेंड करता है, मतलब कलर कैसे आता है LED में? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं इट्स फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। क्या फॉरवर्ड बायस वोल्टेज के कारण? तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज में तो हमारी LED ऑपरेट होती है, इससे कलर का कोई लेना देना नहीं है। वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, क्या श्रेणी में जुड़े प्रतिरोधों के द्वारा होता है ऐसा? तो श्रेणी में हम प्रतिरोध क्यों यूज करते हैं LED के साथ? ताकि करंट को हम लिमिट कर सकें, जिसको कि हम करंट लिमिटिंग रेजिस्टर भी बोलते हैं। इसके बाद इट्स रिवर्स बायस वोल्टेज। तो रिवर्स बायस वोल्टेज में तो हमारी LED काम ही नहीं करती है, तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे दिया गया है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो बेसिकली LED किस कलर की है या किस कलर की हमें बनानी है वो डिपेंड करता है उसमें यूज किए गए सेमीकंडक्टर मटेरियल यानी अर्धचालक पदार्थ पर। अब जैसे गैलियम आर्सेनाइड से भी LED बनाई जाती है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड से भी बनाई जाती है। तो अलग अलग मटेरियल होते हैं दोस्तों सेमीकंडक्टर में, जिनके द्वारा LED का कलर डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली टूज कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है, किसका? 50 का। तो ये बेसिकली डेसिमल में वैल्यू दी गई है, तो ये तो आप सभी कर ही लेंगे। अगर नहीं कर सकते तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको 50 का बाइनरी निकालना है, जो कि होगा 1 1 0 0 1 और 0। तो आप देख लीजिएगा ये 50 का बाइनरी होगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पे 6 बिट हैं टोटल, ठीक है। तो हम इस क्या करते हैं कि इसके आगे 2 जीरो और लगा लेते हैं,
अब यहाँ पे देखिए ये टोटल 8 बिट हो गई। अब देखिए आगे ये 2 जीरो लगा है, इसका बाइनरी में कोई मतलब नहीं रहता बेसिकली, ये 50 का ही ये यहाँ पे बाइनरी नंबर है। अगर आप इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे तो इसका आंसर 50 ही निकल के आएगा। अब 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जो भी बाइनरी नंबर दिया है इसका हमें 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 1's कॉम्प्लीमेंट बहुत सिंपल है, जस्ट हमें क्या करना है, इनको पलट देना है। तो 0 0 हो जाएंगे 1 1 और 1 1 हो जाएंगे हमारे 0 0। तो इस तरीके से दोस्तों ये यहाँ पे निकल के आ जाएगा। और अब हमें निकालना है 2's कॉम्प्लीमेंट, तो सिंपली इसमें हम 1 को ऐड कर देते हैं। तो ये बाइनरी एडिशन है, तो 1 1 हो जाएगा 0 और 1 इधर चला आएगा, तो 1 1 0 0 1 1। तो ये इसका दोस्तों 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो हम देखते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे दिया गया है 1 1 0 0 1 1 1 0। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो प्रोपगेशन डिले होता है लॉजिक गेट में वो क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इंक्रीजेस द पावर डिसिपेशन, क्या पावर डिसिपेशन को बढ़ा देता है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर प्रोपगेशन डिले ज़्यादा है तो पावर कम, वो लॉजिक गेट जो भी होगा लॉजिक फैमिली वो कम पावर डिसिपेट करेगी। ऑप्शन बी दिया गया, लिमिट द मैक्सिमम स्पीड एट विच सर्किट कैन ऑपरेट। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो प्रोपगेशन डिले होता है वो स्पीड को कम कर देता है। मान लीजिए अगर किसी भी लॉजिक फैमिली का प्रोपगेशन डिले ज़्यादा है तो उसकी स्पीड बहुत कम होगी। अगर प्रोपगेशन डिले बहुत कम है किसी लॉजिक फैमिली का तो उसमें जो उसकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो हम कहते हैं ना, आप सभी लोगों ने ECL लॉजिक फैमिली के बारे में सुना होगा, CMOS के बारे में सुना होगा। तो हम बोलते हैं कि ECL जो लॉजिक फैमिली है वो फास्टेस्ट होती है, मतलब सबसे फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रोपगेशन डिले होता है वो बहुत कम होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक SCR को हम कैसे बंद कर सकते हैं, तो वो हमसे यहाँ पे पूछा गया है। अब देखिए हम सभी जानते हैं SCR में बेसिकली 3 टर्मिनल होते हैं, एक होता है हमारा एनोड, एक होता है हमारा कैथोड और एक टर्मिनल होता है हमारा गेट। अब देखिए कोई भी SCR हो तो उसमें जो गेट टर्मिनल होता है उसका काम केवल एक ही होता है कि SCR को ऑन करना है। एक बार SCR ऑन हो जाता है तो उसके बाद गेट टर्मिनल का कुछ भी काम नहीं होता है, अगर आप सभी लोग SCR के बारे में जानते हैं तो। अब देखिए अगर हम एनोड वोल्टेज को कम कर दें, किससे, या तो नेगेटिव कर दें या फिर इसको 0 कर दें, तो हम SCR को ऑफ कर सकते हैं। या फिर इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो करंट है उसको अगर हम होल्डिंग वैल्यू से या फिर होल्डिंग करंट से कम कर दें तब भी हमारा जो SCR है वो ऑफ हो जाता है। तो आपसे एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा सकता है, हो सकता है आपको ऑप्शन अलग अलग दिए जाएं। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है रिड्यूसिंग एनोड वोल्टेज टू 0, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा SCR ऑफ हो सकता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपको ये भी पूछ दिया जा सकता है ऑप्शन में कि जो एनोड का वोल्टेज है वो नेगेटिव कर दिया जाए विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। या फिर तीसरा आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो इसका करंट है वो होल्डिंग करंट से कम कर दिया जाए, तब भी SCR ऑफ हो सकता है। तो ये अलग अलग भाषाएं मैंने आपको बता दी हैं, इससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ECL एमीटर कपल्ड लॉजिक फैमिली है वो किसके लिए जानी जाती है। तो लो स्पीड ऑपरेशन, क्या लो स्पीड ऑपरेशन के लिए? तो जी नहीं दोस्तों, ECL तो फास्ट होती है, यानी फास्टेस्ट होती है, सबसे फास्ट यानी फास्ट स्पीड ऑपरेशन होना चाहिए। वही सेकंड ऑप्शन में दिया गया है हाई स्पीड ऑपरेशन। तो जी हाँ, ECL जो लॉजिक फैमिली होती है वो हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए जानी जाती है। ये बहुत फास्ट काम करती है, इसका प्रोपगेशन डिले बहुत ही कम होता है। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया, एक सर्किट दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि 2 ओम रजिस्टर, यानी इस रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है इस रजिस्टर के द्वारा, तो वो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जब कभी भी दोस्तों इस तरीके से आपको सर्किट्स आए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको टोटल रजिस्टेंस निकाल लेना है अपने सर्किट में। तो ये दोनों पैरेलल में है रजिस्टर, तो 2 2 हो जाएगा 1 ओम और 1 1 हो जाएगा 2 ओम। तो जो टोटल रजिस्टर निकल के आएगा इस सर्किट का वो रहेगा 2 ओम और ये 10 वोल्ट हमें दिया है। तो ओम के नियम से अगर हमें करंट फाइंड करना है तो 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 ओम, तो हमारा 5 एम्पियर करंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में अलग अलग होता है। तो अगर करंट यहाँ से फ्लो होगा 5 एम्पियर, तो इस पॉइंट तक दोस्तों ये सीरीज सर्किट है, तो इस पॉइंट तक तो हमें 5 एम्पियर ही करंट देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ से अगर आप आगे देखें तो 2 ब्रांचेस डिवाइड हो रही हैं, एक शाखा इधर चली जा रही है, एक शाखा इधर चली जा रही है, मतलब कि 2 ब्रांचेस अलग अलग हो रही हैं। तो आप सिंपल एक काम कीजिए, जो भी करंट इस पॉइंट पे आपको मिला है
उसको आप जितनी भी ब्रांचेस हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। अगर यहाँ पे 2 ब्रांचेस है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 एम्पियर इधर चला जाएगा, 2.5 एम्पियर इधर चला जाएगा। अगर 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो, 4 है तो 4 से डिवाइड कर दो। तो ये बेसिकली KCL किरचॉफ करंट लॉ पढ़ते हैं आप, तब आपको समझ आएगा। तो 2.5 एम्पियर का करंट जो है यहाँ से फ्लो करेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे दिया भी हुआ है 2.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि मोड 12 काउंटर नीड्स, कितने फ्लिप फ्लॉप के द्वारा हम एक मोड 12 काउंटर को बना सकते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी 4 फ्लिप फ्लॉप। 4 फ्लिप फ्लॉप का यूज करके मोड 12 काउंटर बनाया जा सकता है। अब देखिए, जब कभी हम इस तरीके से 4 फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा छोटा बड़ा बन गया तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए। तो इसके द्वारा हम मोड 12 काउंटर को बना सकते हैं। मोड 12 यानी जो कि 12 स्टेट्स को काउंट करता है। तो ये कहाँ तक काउंट करेगा दोस्तों, ये जनरली 1 0 1 1, तो इसका मैक्सिमम काउंट होगा। अगर आपसे मोड 12 काउंटर का मैक्सिमम बाइनरी में काउंट पूछा जाए तो इस तरीके से आपको बता देना है 1 0 1 1। तो 4 फ्लिप फ्लॉप के द्वारा हम मोड 12 काउंटर बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2000 मेमोरी लोकेशन को एड्रेस करने के लिए कितनी बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब कभी भी दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है जहाँ पर आपको मेमोरी लोकेशन दी गई हो और आपसे नंबर ऑफ बिट्स का पूछा जाए कि कितनी बिट्स रिक्वायर्ड होगी, तो सिंपल सा आप 2 की पावर n के जरिए आप पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं। तो जब आप 2 की पावर 11 करते हैं, n की वैल्यू को 11 करते हैं, तो आप जो है लगभग इसको करेंगे तो 2048 के आसपास आंसर निकल के आएगा। तो अगर 2000 मेमोरी लोकेशन हैं तो 2 की पावर 11 मतलब कि 11 बिट्स लगेंगी। 11 बिट्स के द्वारा आप 2000 मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो RL रजिस्टर है यानी लोड रजिस्टर है, ये कितना पावर डिसिपेट करेगा। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है, इसके पहले एक रेजिस्टेंस दिया गया है जो कि 50 ओम का है, और इसमें फ्लो होने वाला करंट 0.5 एम्पियर भी दिया गया है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक सीरीज सर्किट है और हम सभी जानते हैं कि सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है। अब देखिए इस RL रजिस्टर की तो कोई वैल्यू दी नहीं गई है। अगर अब देखिए पावर हमें निकालना, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = V × I, या फिर अगर V नहीं है आपके पास, I और R है, तो P = क्या होता है, I² R। तो इस तरीके से भी आप पावर निकाल सकते हैं। अब हमें या तो हम ऐसा करें कि इन दोनों की मदद से जो इस रजिस्टर पर वोल्टेज ड्रॉप है, इस रजिस्टर का जो वोल्टेज है वो हम फाइंड कर लें, या फिर डायरेक्टली I² R करेंगे तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो मैं सेकंड फॉर्मूले से सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। तो जब भी आप 0.5 × 0.5 करेंगे और इनटू जो हमारा रेजिस्टेंस है 50, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 वॉट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक आइडियल यानी आदर्श ऑपरेशन एम्पलीफायर के पास क्या होता है, लो इनपुट इम्पीडेंस होता है। तो जी नहीं दोस्तों, इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है इसका। हाई आउटपुट इम्पीडेंस होता है, तो जी नहीं, आउटपुट इम्पीडेंस इसका 0 होता है। हाई ओपन लूप गेन होता है, या फिर ऑल ऑफ दी एबव। तो एक आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर में दोस्तों हाई ओपन लूप गेन होता है। जो ओपन लूप गेन होता है वो बहुत ही हाई होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि J और K 1 है और इसकी क्लॉक की जो फ्रिक्वेंसी 40 किलोहर्ट्ज है, तो Q आउटपुट क्या होगा, क्या लो होगा कॉन्स्टेंटली, या हाई होगा, या फिर 20 किलोहर्ट्ज की स्क्वायर वेव मिलेगी, या 40 किलोहर्ट्ज की स्क्वायर वेव मिलेगी। तो ये दोस्तों मान लेते हैं ये हमारा JK फ्लिप फ्लॉप है, ये इनपुट J है, ये K है, और इधर से हम क्लॉक प्रोवाइड करते हैं, और दो आउटपुट होते हैं Q और ये Q बार। तो ये Q आउटपुट है और ये Q बार आउटपुट है। Q बार हमेशा दोस्तों Q का उल्टा ही होता है। अगर Q 1 है तो ये 0 होगा, Q 0 है तो ये 1 होगा। और J पे मान लीजिए ये इनपुट है J और ये इनपुट है K। अब दोनों को ही क्या कर रहे हैं, 1, तो J = 1, K = 1। और हम सभी जानते हैं जब JK फ्लिप फ्लॉप में दोनों ही इनपुट 1 हो तो उस केस में हमें रेस अराउंड कंडीशन देखने को मिलती है। अब मान लेते हैं स्क्वायर वेव यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो अगर हम इसको देखें तो जो Q पे जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमें स्क्वायर वेव देखने को मिलेगी, वो भी
20 किलोहर्ट्ज की। कितने की? 20 किलोहर्ट्ज की। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 20 किलोहर्ट्ज स्क्वायर वेव। सेम यदि क्यू बार का ही ओनली पूछा जाता तो उस टाइम भी 20 किलोहर्ट्ज स्क्वायर वेव इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब ईवी जंक्शन यानी एमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होता है तो कलेक्टर करंट क्या होता है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं, हम जो एक बीजेटी ट्रांजिस्टर होता है उसको हम एक्टिव मोड में ऑपरेट करते हैं, जिसमें कि दो जंक्शन होते हैं, एक होता है एमीटर बेस जंक्शन, एक होता है बेस कलेक्टर जंक्शन। तो हम एक्टिव मोड में करते क्या है, जो एमीटर बेस जंक्शन होता है इसको हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, और जो बेस कलेक्टर बेस जंक्शन होता है उसको हम रिवर्स बायस करते हैं। बट यहाँ पे दिया क्या है, अगर एमीटर और बेस जंक्शन ही रिवर्स बायस कर दिया जाए तो कलेक्टर करंट क्या होगा? तो जब एमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होता है तो इसमें से कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो कलेक्टर करंट कितना हो जाएगा हमारा? 0 यानी लो। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि जब दोस्तों एक बैटरी या फिर सेल जो है पावर सप्लाई या करंट प्रोवाइड करती है तो उसके वोल्टेज में चेंज होता है किसके कारण? इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जब कभी कोई सेल हो, अगर वो सप्लाई करती है करंट किसी सर्किट में और उसके वोल्टेज में चेंज होता है तो वो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनक्रिप्शन इज फॉर, इनक्रिप्शन का क्या यूज होता है? तो ये बेसिकली कंप्यूटर से रिलेटेड है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, क्या सिक्योरिटी ऑफ डेटा, क्या डेटा की सुरक्षा के लिए यूज करते हैं? करेक्टनेस ऑफ डेटा, क्या डेटा को सुधारने के लिए यूज करते हैं? सेविंग बैंडविड्थ, क्या बैंडविड्थ को सेव करने के लिए करते हैं? या फिर फास्टर डिकोडिंग, या फिर डिकोडिंग को फास्ट करने के लिए यूज करते हैं? तो देखिए इनक्रिप्शन बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए अगर हमें 4, ये डेसिमल नंबर है 4, और इसको हमें भेजना है एक जगह से दूसरे जगह। अब मान लीजिए हमने एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं, अब हम चाहते हैं कि इन लोगों को पता ना चले कि हम क्या डेटा भेज रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब हमें 4 भेजना है, तो मान लीजिए हम तो भैया इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, बाइनरी वगैरह पढ़ा हुआ है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के मास्टर हैं, तो मान लीजिए हमने 4 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 0 0। अब देखिए ये हमें पता है कि ये बाइनरी है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि ये क्या है। तो ये क्या समझेंगे, ये 100 जा रहा है, तो 1 0 0 अगर हम यहाँ से ट्रांसमिट करेंगे तो ये इस टाइम क्या हो गया, ये इस टाइम इनक्रिप्ट हो गया है। मतलब कि जो हमारा डेटा है, ओरिजिनल डेटा वो 4 है, लेकिन ये इनक्रिप्टेड डेटा है। तो 100 जब इस एंड पर भेजेंगे और इस एंड पर हम डिकोडर के द्वारा इसको डिकोड करेंगे, तो फाइनली मतलब कि इस पॉइंट पर इसको हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 4 हमें ओरिजिनल जो डेटा हमारा ट्रांसमिट किया गया था वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, जो हमारा डेटा है वो सिक्योर हो रहा है, यानी हमारा डेटा सुरक्षित हो रहा है, सुरक्षित ट्रांसमिट हो रहा है। तो किस लिए हम यूज़ करते हैं इंक्रिप्शन को? सिक्योरिटी ऑफ डेटा, तो डेटा की सिक्योरिटी के लिए। अब दोस्तों आप व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह सेंड करते हैं, कोई भी डेटा भेजते हैं, तो वो भी दूसरे यूजर को इनक्रिप्टेड ही पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंबल के बारे में पूछा गया कि कौन सा सिंबल है। तो अगर आप इसको देखें तो उसमें डी है, एस है और जी है, यानी गेट, ड्रेन और सोर्स, और एरो बाहर की साइड है। तो ये पी चैनल जेफेट यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ये पी चैनल जेफेट का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द एबिलिटी ऑफ अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर टू रिजेक्ट अ कॉमन मोड सिग्नल इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट करने की एबिलिटी को क्या बोला जाता है? इससे रिलेटेड दोस्तों एक क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और रिसेंटली किसी एग्जाम में भी शायद से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट करने की एबिलिटी को क्या बोला जाता है? CMRR यानी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप जरूर से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर एक सीरीज RLC सर्किट का इम्पीडेंस क्या होगा? यदि L यानी इंडक्टर की वैल्यू है 20 मिली हेनरी, C यानी कैपेसिटर की वैल्यू है 0.02 माइक्रोफेरेड और R यानी रेजिस्टेंस दिया गया 180 ओम। अब देखिए जब कभी भी इस तरीके क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी यानी सर्किट हमारा रेजोनेंस है। तो जब कभी दोस्तों सर्किट हमारा रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर होता है तो उस टाइम होता क्या है कि जो एक्सएल होता है, एक्सएल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर होता है किसके? XC के, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। तो इन दोनों की वैल्यू सेम होती है।
अब इस टाइम अगर हम इम्पीडेंस की बात करें तो इम्पीडेंस इस टाइम जो होता है Z इक्वल टू वो होता है RK, यानी प्योरली रजिस्टिव सर्किट होता है। तो जितना R है उतना ही इम्पीडेंस हमें उस टाइम सर्किट में देखने को मिलेगा जब हमारा सर्किट रेजोनेंस पर है। तो ऑप्शन डी यानी 180 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप एक बार क्वेश्चन को जरूर से ध्यान से देखिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, इन्हीं को सॉल्व करने लग जाते हैं, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालने लग जाते हैं, बट उसमें और भी वैल्यू मिसिंग है। अभी यहाँ पे फ्रिक्वेंसी वगैरह यहाँ पे मिसिंग है, तो आप वो फाइंड नहीं कर सकते। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ के फिर आंसर लगाइएगा। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से जरूर से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी लॉजिक फैमिली है जो कि कम पावर को कंज्यूम करती है। तो ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो सबसे कम पावर कंज्यूम करती है वो होती है CMOS, यानी ऑप्शन डी। CMOS का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और कितनी डिसिपेट करती है, ये 10 मिलीवॉट डिसिपेट करती है। रिसेंटली UPMRC के एग्जाम में ये पूछा गया था। और बात करें अगर ECL की, तो ECL सबसे फास्टेस्ट होती है और यही सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है। ECL यानी एमीटर कपल्ड लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है द लेयर इज द लोएस्ट लेयर इन OSI मॉडल। तो OSI मॉडल में जो सबसे लोअर मतलब कि सबसे लोएस्ट एंड सबसे नीचे की लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं। तो हम OSI मॉडल को यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे नीची लेयर की बात करें तो सबसे नीचे कौन सी लेयर है, फिजिकल लेयर है, फिर डेटा लिंक है, फिर नेटवर्क है, फिर ट्रांसपोर्ट है, फिर सेशन है, फिर प्रेजेंटेशन है और फिर एप्लीकेशन है। तो क्वेश्चन में सबसे लोएस्ट पूछी गई थी यानी सबसे नीचे, तो सबसे नीचे कौन सी लेयर है, फिजिकल लेयर है, यानी ऑप्शन डी फिजिकल लेयर। अब देखिए दोस्तों, OSI मॉडल से रिलेटेड भी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इन सभी लेयरों को अच्छे से याद रख लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा सकता है कि 6th नंबर की कौन सी लेयर है, 5th नंबर की कौन सी लेयर है। तो या फिर ऐसा भी पूछा सकता है कि सेशन और नेटवर्क के बीच की लेयर में कौन सी लेयर होती है। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, आगे के क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे की वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको आप जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को। और अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।